बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। अपने कक्षा 12 के लिए मानव व्यवसायों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि मानव व्यवसाय क्या होते हैं और मानव व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें प्राथमिक से लेकर हमने संक्षिप्त रूप में पंचम व्यवसाय तक जाना था कि क्या क्या होते हैं। और पिछला जो हमारा चैप्टर था जिसमें हमने प्राथमिक व्यवसायों को बड़े ही डिटेल से अध्ययन किया था। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो अगला अध्याय है, अध्याय संख्या 9 है, द्वितीयक व्यवसाय। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि अध्याय 8 से जुड़े हुए हैं प्राथमिक व्यवसाय से, तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप पहले जाकर उन वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि आपका जो ज्ञान है इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, वो एक क्रमबद्ध तरीके से चले। साथ ही अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है द्वितीयक व्यवसाय। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें आज पढ़ेंगे। पहला, द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ क्या होता है, और दूसरा, द्वितीयक व्यवसाय जो होते हैं उनको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं द्वितीयक व्यवसाय होता क्या है। देखिए, जैसे प्राथमिक व्यवसाय जो होता है वो प्राथमिक व्यवसाय की पूरी तरह निर्भरता प्राकृतिक संसाधनों पर होती है, वो सीधे रूप में ही उपयोग किए जाते हैं वहाँ प्राकृतिक संसाधन। इसी तरह द्वितीयक व्यवसाय भी देखें, यहाँ भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन किस रूप में? एक कच्चे माल के रूप में। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं या वनस्पति पदार्थ हैं या कृषि से मिले हुए हैं, जो भी हमें प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं उनको द्वितीयक व्यवसाय में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। यानी हम उन क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत किया जाता है या उनका रूप बदलकर उन्हें अधिक उपयोगी रूप में रूपांतरित किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय जो होते हैं, द्वितीयक व्यवसायों में जो सर्वप्रमुख व्यवसाय माना जाता है वो है विनिर्माण उद्योग। यानी उद्योग से जुड़ा हुआ है द्वितीयक व्यवसाय। तो उद्योग का ही एक पर्याय है जिसको हम द्वितीयक व्यवसाय भी बोल सकते हैं, या उद्योग या विनिर्माण उद्योग भी कह सकते हैं। विनिर्माण का देखिए सामान्यतः अर्थ ये होता है कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलना, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान, अधिक उपयोगी वस्तु में बदलना, उसको कहते हैं विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण जो उद्योग, जब हम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि ये तो कोई बहुत बड़ा उद्योग होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें छोटा सा जो कार्य होता है जिसमें कुछ मूल्यवान पदार्थों को बनाया जाता है, जैसे कि मिट्टी से खिलौने बनाना या मिट्टी से बर्तन बनाना, ये एक विनिर्माण है, छोटा सा कार्य है। इसी तरह एक बड़ा कार्य जिसमें बड़े बड़े कारखानों में विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें बनाना या जलयान बनाना बड़े बड़े, या वायुयान बनाना भी विनिर्माण कार्य होता है। तो विनिर्माण जो होता है वो छोटे रूप से लेके बड़े रूप में हो सकता है। अब किसी देश की जो उन्नति निर्भर करती है वो इन्हीं विनिर्माण उद्योगों पर ही निर्भर करती है, क्योंकि विनिर्माण उद्योगों से किसी देश को अधिकतम राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, और जितनी राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है उतना देश विकसित होता जाता है। इसीलिए तो आज अगर हम देखते हैं कि विश्व के जो विकसित देश हैं वो विकसित देश ज़्यादातर अपने उद्योगों के बल पर, अपने द्वितीयक कार्यों के, अपने द्वितीयक व्यवसायों के बल पर वो विकसित हुए हैं। उन देशों में हम संयुक्त राज्य अमेरिका को ले सकते हैं, कनाडा है, ब्रिटेन है, जापान है। ये वो देश हैं जो आज उद्योग धंधों की वजह से या विकसित देशों या द्वितीयक व्यवसायों की वजह से
विकसित देशों की कतार के अंदर खड़े हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय जो होता है वो किसी भी देश की उन्नति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। जिस देश में जितने ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित रूप में पाए जाते हैं उतना ही वो देश अधिक विकसित होता जाता है। तो ये जो उद्योग धंधे होते हैं या द्वितीयक व्यवसाय होते हैं जिनमें कि उद्योग भी हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ मैं बार बार उद्योग शब्द कहूँगा, विनिर्माण उद्योग कहूँगा तो आप उसको द्वितीयक व्यवसाय मानना, क्योंकि द्वितीयक व्यवसायों में जो सर्वप्रमुख कार्य या व्यवसाय है वो है उद्योग। तो उद्योग जो होते हैं वो हर जगह तो लग नहीं सकते कि हम हर जगह फैक्ट्री कारखाना लगा लें। उनके लगाने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां या विशेष कारक उत्तरदायी होते हैं। अगर वो कारक अनुकूल होते हैं तो ही किसी जगह पर कोई उद्योग लग पाता है, अन्यथा वहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं लगेगा। तो अब हम देखते हैं द्वितीयक व्यवसायों को, या हम कह सकते हैं कि विनिर्माण जो उद्योग हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इनके प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि ऐसे कौन से कारक हैं जिनकी वजह से कोई उद्योग किसी जगह पर लगाया जाता है। पहले तो हम ये जानते हैं अब कि उद्योगों की अवस्थिति। अवस्थिति का क्या मतलब होता है? अवस्थिति का मतलब होता है कि कोई उद्योग कहाँ स्थित होगा, किस जगह किस क्षेत्र में कोई उद्योग स्थित होगा, उसको बोलते हैं उद्योगों की अवस्थिति। अब हम पढ़ते हैं कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक या कारण, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष में कोई उद्योग लगाया जाता है और किसी क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगता है। उसके पीछे कई कारण उत्तरदायी होते हैं, किसी एक कारण को हम उत्तरदायी नहीं मानते। कई कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र में कोई उद्योग लगाया जाता है। उसमें से कुछ प्रमुख कारणों का अध्ययन हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है वो है कच्चा माल। किसी भी उद्योग की अवस्थिति जिस कारक पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती है वो है कच्चा माल। यानी किसी उद्योग को सस्ता, अच्छा, सुगमता से कच्चा माल अगर आसानी से मिल जाए तो कोई उद्योग वहाँ स्थित होगा। यानी कच्चे माल के स्रोतों के निकट जो हैं वो उद्योग अधिक लगाए जाते हैं। कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि जो लौह इस्पात उद्योग है वो अक्सर जहां लौह ऐसक निकलता है और इस्पात बनाने में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है जैसे कि कोयला या अन्य जो चीज़ें हैं, तो ये जो उद्योग है लौह इस्पात उद्योग ये इन्हीं कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगेगा। यानी और उद्योग हम देख सकते हैं जैसे कि जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं जैसे कि दूध है, मछलियां हैं या फल सब्जियों से जुड़े हुए जो उद्योग धंधे हैं वो इनकी प्राप्ति के निकट स्थानों पर ही लगाए जाते हैं। जैसे कि चीनी उद्योग को हम ले सकते हैं कि ये उन्हीं क्षेत्रों में लगेगा जहां कच्चा माल यानी गन्ना मिलेगा। जहां गन्ना का उत्पादन होता है वहां पर ये चीनी उद्योग लगाया जाएगा। इसी तरह आप देखें कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कि जो कच्चे माल होते हैं वो जल्दी से ख़राब होने वाले नहीं होते हैं। जैसे कि कपास है, कपास के मामले में ऐसा है कि 1 टन जो कपास है उससे 1 टन सूत काटा जा सकता है, इसलिए कपास का परिवहन दूर स्थानों पर भी किया जा सकता है। इसी तरह इसीलिए तो जापान जो देश है उस जापान के अंदर कपास का आयात करके कपड़े बनाए जाते हैं। और भी जापान जो है, जापान इकलौता एक ऐसा देश माना जाता है उदाहरण के लिए, वैसे तो बहुत से देश होंगे लेकिन जापान का यहाँ उदाहरण है, सर्वप्रमुख है कि यहाँ जो उत्पादन उद्योग धंधे लगे हैं वो कच्चे माल दूसरे देशों से आयात
करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि उद्योगों की जो अवस्थिति है वो सबसे ज़्यादा अगर निर्भर करती है तो वो है कच्चे माल पर। ज़्यादातर उद्योग जो हैं, ज़्यादातर, सभी नहीं, ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। दूसरा जो कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है वो है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार उद्योगों की अवस्थिति को इस रूप में प्रभावित करता है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था और उद्योगों से जो तैयार माल होगा उसको बाज़ारों तक पहुंचाने का कार्य परिवहन से ही किया जाएगा। इसलिए परिवहन के साधन उन्नत व विकसित अवस्था में जिन क्षेत्रों में होंगे वहाँ पर उद्योगों की जो स्थिति है, अवस्थिति है, वो अधिक होगी, वहाँ उद्योग धंधे अधिक लगेंगे। इसके अलावा आप देखें कि जो संचार है, संचार भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। संचार के साधनों में हम ईमेल ले सकते हैं, इंटरनेट ले सकते हैं, फ़ोन ले सकते हैं। इनके द्वारा क्या है कि सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आदान प्रदान की जा सकती है। इसलिए जिन देशों में या जिन क्षेत्रों में परिवहन व संचार के साधन उन्नत अवस्था में होते हैं, उन क्षेत्रों या उन देशों के अंदर उद्योगों की जो स्थिति है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह अगला कारक जो प्रभावित करेगा किसी भी उद्योग की अवस्थिति को वो है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन या ऊर्जा के साधन भी हम कह सकते हैं। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शक्ति के साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। शक्ति के साधनों में हम कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, इनको ले सकते हैं। तो ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो उन्हीं स्थानों पर लगाए हुए हमें देखने को मिलते हैं जहां शक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यानी ज़्यादातर जो उद्योग हैं वो कोयला क्षेत्रों में के निकट या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों के स्रोतों के निकट ही लगाए जाते हैं। विशेष करके जो लोहा इस्पात उद्योग है वो तो निश्चित रूप से शक्ति के साधन के निकट ही, जैसे कि जहां कोयला मिलता है वहीं ज़्यादातर देखने को हमें मिलता है लोहा इस्पात उद्योग। तो शक्ति के साधन जहां उन्नत अवस्था में होते हैं वहां उद्योग जो होते हैं वो बड़ी संख्या में उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में हम बाज़ार ले सकते हैं। बाज़ार से यहाँ तात्पर्य है कि जो माल तैयार किया जाता है उसकी मांग होनी चाहिए उस क्षेत्र विशेष में, और लोगों के अंदर है उस चीज़ को खरीदने की क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, यानी उनकी क्षमता भी होनी चाहिए। तो जिन देशों में बाज़ार विकसित होता है, जिन देशों के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होती है, वहाँ पर उद्योग अधिक उन्नत अवस्था में देखने को मिलते हैं। जैसे कि विकसित देश हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जो देश हैं, वहाँ हमें उद्योग अधिक विकसित क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि उन देशों के जो लोग हैं उन लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, वहाँ मांग अधिक है। इस वजह से वहाँ उद्योगों की उन्नत अवस्था या उद्योगों की अधिक अवस्थिति हमें देखने को मिलती है। तो बाज़ार होना चाहिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है बाज़ार। इसके अलावा बाज़ार के अलावा हम पूंजी ले सकते हैं, क्योंकि उद्योगों को लगाने के लिए, कारखानों को लगाने के लिए, कारखानों में कच्चा माल खरीदने के लिए, फिर तैयार माल को बेचने के लिए, उच्च तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए, मजदूरों का वेतन चुकाने के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो जिन क्षेत्रों या जिन देशों में अधिक पूंजी उपलब्ध है उन देशों में हमें अधिक उद्योग देखने को मिलते हैं। इसीलिए तो विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों में पूंजी की अधिकता होने की वजह से उद्योगों की अवस्थिति अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा पूंजी के अलावा जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है वो कुशल श्रमिक चाहिए। वैसे तो आजकल ज़माना जो है वो तकनीक का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ स्वचालित मशीनें आ गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ आज भी भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो जिस जगहों पर या जिन क्षेत्रों में कुशल और सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं वहाँ उद्योग धंधे निश्चित रूप से ज़्यादा उन्नत अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं वो है जलापूर्ति, यानी जल की आपूर्ति सुनिश्चित चाहिए।
उद्योगों को जल की आपूर्ति सुनिश्चित चाहिए। कुछ उद्योग तो ऐसे होते हैं जैसे कि चमड़ा उद्योग है, वहाँ चमड़े को साफ करने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए। इसके अलावा अन्य जैसे लौह इस्पात उद्योग है या रासायनिक जो उद्योग है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जल आपूर्ति जहाँ सुनिश्चित होती है, सुचारू रूप से चलती है, वहाँ उद्योग धंधे अधिक लगाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके अंदर हमें सरकारी नीतियों को भी ले सकते हैं। यानी जिन देशों की सरकारी जो नीतियां होती हैं वो लचीली होती हैं, उद्योगों के लिए सहायक होती हैं, या उद्योगों पर टैक्स कम लगाया जाता है, वहाँ पर उद्योग जो हैं वो अधिक लगाए जाते हैं। तो आप देखें ये प्रमुख कारक हैं जो कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारकों में ये होते हैं। इसके अलावा अन्य कारक भी हैं जैसे कि उच्च तकनीक है। उच्च तकनीक एक प्रमुख कारक है, यानी जहाँ उच्च तकनीक आसानी से मिल जाती है, सर्वसुलभ मिल जाती है, उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थिति अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसे बहुत से कारक हैं जो कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। आप इसको नोट कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। ये परीक्षा के समय अति उपयोगी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 या 3 कारकों के नाम लिखें, या बड़े प्रश्न में आ जाए कि 2 या 3 कारकों का वर्णन करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने द्वितीयक व्यवसायों के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी। एक, द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ क्या होता है। दूसरा, द्वितीयक व्यवसायों में जो प्रमुख व्यवसाय होता है उद्योग, उसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब आखिर में आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आज के वीडियो से संबंधित एक ऑनलाइन टेस्ट भी दिया है। आप उस ऑनलाइन टेस्ट को ज़रूर करें ताकि आपको पता लगे कि ये टॉपिक आपके कितने अच्छी तरह से समझ में आया। ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें और अपने जो दोस्त होते हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, उनको आप ये ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।